हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद आप लोगों का मॉडल पेपर जारी हो चुका है। जी हां दोस्तों, अभी अभी आप लोग मॉडल पेपर जारी हो चुका है, आप लोगों को मैंने बता दिया। और दोस्तों इसका सारा सोल्यूशन हमारे चैनल पर मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए, हर एक का सोल्यूशन मिल जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए दोस्तों किस प्रकार से मॉडल पेपर आप लोगों का है और इसमें हर एक का आंसर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग देखने वाले हैं। देख सकते हैं कक्षा 10 का है, पूरा समय जो 3 घंटे का मिलने वाला है। क्वेश्चंस का पैटर्न सबसे बड़ा चीज है, देख लीजिए 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, बाकी 31 से 38 तक अति लघु उत्तर ये प्रश्न रहेगा, जिसमें से 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। टोटल 8 प्रश्न है शायद इसमें, हाँ उसमें 6 प्रश्नों का उत्तर देना है, 2-2 नंबर का है। ठीक है, उसके बाद 39 से 46 आप लोग देख सकते हो जो लघु उत्तर ये प्रश्न है, 6 प्रश्न है, 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें भी टोटल आप लोग 8 प्रश्न है। ठीक है, 3 अंकों वाला है, बिल्कुल पिछले बार वाला इसमें सब्जेक्टिव वाला पैटर्न है। और जो 5 नंबर या जिसका इंतजार करें 47 से 52, यानी कि टोटल इसमें दोस्तों 4 प्रश्नों को उत्तर देना है। टोटल 6 प्रश्न इसमें रहेंगे, जिसमें 4 प्रश्नों को उत्तर आप लोग को देना है। तो चलिए फटाफट से हम लोग साइंस का देख लेते हैं, इसके बाद सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ अपलोड कर देंगे, जितना मत कीजिए। हम लोग 2 वीडियो करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव का। ठीक है, एक काम कीजिए, सारे दोस्तों को फटाफट से शेयर कर दीजिए और बताने में सबसे पहले रहिए। ठीक है, सबसे पहला सवाल आप लोगों का मॉडल पेपर का, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? कई बार आप लोग हम बता चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, समतल दर्पण की फोकस दूरी, जी हाँ इसका फोकस दूरी आप लोग बोलोगे तो क्या हो जाएगा? अनंत होती है भाई, कहीं रुकेगा ही नहीं आप। तो क्या हो जाएगा? एक का जो होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों एक का जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए 2 नंबर क्या दे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति क्या है? बोला किसी वस्तु का अवतल दर्पण में वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और समान बनता है, तो कहां पर रखते हैं बिंब को? वही सी पर रखते हैं, सी पर। दो का जो है बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। तो सी पर दोस्तों जब वस्तु रखते हैं तो वस्तु का समान आकार का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है अवतल दर्पण में। अगला प्रश्न देखते हैं, आप लोग इंग्लिश वाला जो है, इंग्लिश वाले इंग्लिश सब क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? तेल में, पानी में, वायु में कि कागज में? तो पता है दोस्तों जो एयर होता है उसमें सबसे तेज गति से प्रकाश चलेगा, यानी 3 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वायु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यों? वायु में कोई रुकावट नहीं होगा, तेल में भी थोड़ा रुकावट हो जाएगा, पानी में भी रुकावट हो जाएगा, कागज में भी रुकावट होगा और ज्यादा, इसलिए वायु में सबसे तेज प्रकाश चलेगा, एकदम सुपर फास्ट। एक लेंस की क्षमता -4 है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो भाई क्षमता दे दिया है, यानी पावर दे दिया है -4। भाई फॉर्मूला क्या होता है फोकस दूरी का? F = 1/p होता है। सीधा सीधी करोगे 1 में -4 भाग दोगे भाई 1/4 को, आता है जी कितना? 0.25। तो -0.25 जब भी होता है दोस्तों ये हमेशा मीटर में निकलता है। क्या -0.25 मीटर है? तो फटाफट से उसको मार दो गोली। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, 4 का सी सही हो गया जी, क्या बात करते हो। अगला सवाल देखते हैं 5 नंबर। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है? मानव नेत्र जो फोकस दूरी दोस्तों परिवर्तन होता है, इसका कारण क्या है? कॉर्निया, आइरिस, सिलियरी मसल्स की पुतली। तो 5 का दोस्तों सही उत्तर हो जाए क्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलेरी मसल्स। ठीक है, सिलेरी मसल्स यानी ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं पक्षमाभी पेशियां, इसको सिकुड़ने और फैलने से फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। 5 का सी सही हो गया जी। अगला क्वेश्चन 6 नंबर। दूरदृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है। भाई दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, मोतियाबिंद की प्रेसबायोपिया। तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया, 6 का ए। नेक्स्ट, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक, बच्चा वाला सवाल कितना बार बता चुके हैं। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, साथ में सुन लो वोल्ट, विभवांतर का वोल्ट होता है और जो धारा है उसका एम्पियर होता है। ठीक है, तो यहाँ प्रतिरोध का पूछा है, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। नेक्स्ट, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? धातु निष्कर्षण में, बिजली के बल्ब में, कुचालक की वस्त्र निर्माण। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा बिजली के बल्ब में। क्या हो जाएगा? बिजली के बल्ब में टंगस्टन का उपयोग करते हैं, क्योंकि भाई उसका गलनांक ज्यादा होता है। बिजली का बल्ब जलेगा, ज्यादा गर्म होने पर गलने का चांस रहता है, इसलिए उसका प्रयोग करते हैं। तो 8 का बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है कहां से? तो 9 का दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलती है। ठीक है, 9 का बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 में देखिए क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? ऊर्जा का परम 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 स्रोत क्या है? एलपीजी, परमाणु, सौर ऊर्जा की सीएनजी। तो भाई सबसे पहले कौन? हमारी सौर ऊर्जा, सूर्य भगवान जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न, रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का सारा चीज आप लोगों को मैं मैक्सिमम चीज पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। द्रव्यमान संरक्षण नियम, स्थिर अनुपात का नियम, डाल्टन का कि आधुनिक आवर्त नियम। तो 11 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा क्या? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर इस क्या रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते हैं। दोनों तरफ का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए।
अगला प्रश्न है Fe प्लस CuSO4 गिव्स Cu प्लस FeSO4 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देख सकते हो जहां पर आयरन है Fe है, क्या कर रहा है, CuSO4 में से SO4 तो छीन के ले रहा है और क्या Cu को विस्थापित कर दे रहा है, उसको अकेला नंगा भेज दे रहा है, देख सकते हो Cu को, और इसके साथ आराम से FeSO4 रह रहा है। यानी क्या कर रहा है, Cu को विस्थापित कर रहा है, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया होगा, 12 का C बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है H प्लस आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है? जठर रस में, नींबू का रस में, शुद्ध जल में कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम? मैंने आपको पता है कि H प्लस आयन का संबंध अम्ल से होता है, तो जो अम्ल है उसमें H प्लस आयन ज्यादा रहेगा। अम्ल कौन है, अम्ल कौन है, जठर रस है, नींबू का रस है, शुद्ध जल है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? बताइए फटाफट से। इसका जो सही उत्तर दोस्तों गैस्ट्रिक जूस, लेमन जूस क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर परेशानी ये है, देखिए क्यों, जठर रस भी अम्ल है, नींबू का रस भी अम्ल ही है, तो कौन ज्यादा अम्ल है? तो जठर रस, जो हम लोग का पेट में भाई गैस्ट्रिक जूस बनता है ना, जो HCl अम्ल, वो सबसे ज्यादा अम्ल होता है, नींबू का रस से भी ज्यादा अम्ल है, तो H प्लस आयन उसमें ज्यादा होता है, इसलिए तेरे का जो है ए है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, बाबू क्या बोल रहा है, बोल रहा पदार्थ ABCD का pH मान दिया 5, 8, 10, 13, उपरोक्त में कौन अम्ल है? तो अम्ल वही होता है जिसका pH मान 7 से कम होता है, तो 5 है सबसे कम, 7 से कम, यानी ए हो जाएगा, ए का 5 है ना, तो ऑप्शन नंबर ए का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का, निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया था? सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका प्रयोग होता है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, बोलो तो खाने वाला सोडा। 16 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। भाई एम्फोटेरिक कौन है? तो ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है ना, यानी 16 का जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड 16 का बी। सारा सवाल आप लोग हम करवा चुके हैं, मैक्सिमम 90% अभी तक जो बताएं। दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? उत्कृष्ट गैस बोलो, या फिर यहां पर दोस्तों इसको बोल सकते हो क्या, नोबल गैस, अक्रिय गैस। तो अक्रिय गैस जिसका बाहरी कक्ष पूरी तरह से भरा होता है, भाई पेट पूरा तरह से भरा होता है, तो तत्व का पेट कब भरता है? जब बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाए। किसका बाहर में 8 है भाई? ऑप्शन नंबर सी सही है जी। नेक्स्ट देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? तो सुन लो, जो एल्कीन और एल्काइन होता है वो असंतृप्त होता है, मैं आपको बता चुका हूं। तो ये तो हम लोग का एल्केन है, ये नहीं भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, भाई ये हमारा सही उत्तर ये एल्कीन है। कौन है? मेथिन, इथीन, इथीन कहला, सॉरी ये हो जाएगा इथीन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 18 का सी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। चिंता मत करो, इसको नहीं आता है, आगे और अच्छे से बताएंगे डिटेल में, वैसे अभी तो हर एक चीज आप लोग एक्सप्लेन कर ही दे रहे हैं। HCHO में कौन प्रकार्यात्मक समूह है? तो देख सकते हो यहाँ पर HCHO, CHO दिख रहा है ना, तो बाबू सोना CHO किसका है? एल्डिहाइड का, तो ऑप्शन नंबर सी मारो जी। अब की बार बोर्ड परीक्षा पार, न थके अभी पैर, न हिम्मत अभी हारी है, हौसला है कुछ कर गुजरने का और इसलिए सफर अब भी जारी है। बाबू मेहनत अभी भी नहीं शुरू की हो तो अब भी वक्त है, मॉडल पर आया ना, अभी से लेकर एग्जाम तक रगड़ लो मेरे साथ पढ़ लो भाई, रिजल्ट बहुत अच्छा 80-90% फोड़ोगे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर बता दिए ना, चलो 20, दिए गए तत्वों में से किस तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनिक संख्या लिथियम के बराबर होगी? भाई संयोजी इलेक्ट्रॉनिक संख्या लिथियम के बराबर क्या होगा? तो लिथियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो सबसे पहले देखो लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3, यानी 2,1 इसको लिख सकते हो। तो बाहर में एक किसका होता है? बाहर में एक किसका होता है? फटाफट से बोलो। 20 का जो हो जाएगा इसका सही उत्तर आप लोगों का होगा, देख सकते हो पोटेशियम, पोटेशियम का हो जाएगा इसका सही। क्यों होगा सर पोटेशियम का? क्योंकि पोटेशियम का जो परमाणु संख्या होता है भाई 19 होता है। 19 को कैसे लिखोगे? 2,8 10 10 8 18 18 10 8 18 और लास्ट में हो जाएगा 1। इसका भी बाहर में 1, और लिथियम का भैया आपको बता ही दिए कितना होता है 3, तो 2,1 लिखोगे तो इसका बाहर में 1। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन दोनों का सेम है, भाई 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 भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। क्लियर है सभी को? 21 नंबर देखो, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो भाई अमीबा में कैसा पोषण होता है? अमीबा में प्राणी संभोजी पोषण होता है, ऑप्शन नंबर डी। जी हां। अगला प्रश्न, श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पाइरुवेट का विखंडन कहां होता है? श्वसन प्रक्रम में दोस्तों जो ग्लूकोज से पाइरुवेट में टूटता है कहां पर होता है? तो ये आप लोग का माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 22 का जो बी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है? कौन बोल रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ? ठीक है, शरीर की वृद्धि के लिए। तो 23 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा थायरॉक्स। यहां पर 1 मिनट देख लो, शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहां से होता है। अनैच्छिक क्रियाएं जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, अपनी इच्छा के बिना हो जाता है। तो 24 का जो है क्या सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा, यानी मेडुला बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेडुला से ये सारा नियमन होता है, नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है। तो देख सकते हो एक है कितने भागों में टूट रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसको बोलता है पुनरुद्भवन। ठीक है, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन मतलब क्यों, क्योंकि एक जो जीव है कई भागों में टूट जा रहा है और भाई हर एक जीव एक पुनर्निर्माण कर रहा है, पुनः एक नया जीव बन जा रहा है, इसलिए इसको बोलता है पुनरुद्भवन। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो 26 नंबर, क्या बोल रहा है, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है। तो मनुष्य में निषेचन जो होता है दोस्तों अंडवाहिका में होता है। तो 26 का जो ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। अगला प्रश्न 27 नंबर देखो क्या बोल रहा है, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, माता और पिता दोनों के डीएनए से, कि ना पिता के डीएनए से ना माता के डीएनए से। तो 27 का दोस्तों सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, पिता और माता दोनों के डीएनए से। किसी जीव में कोई गुण जो आता है किसके कारण आता है, माता और पिता दोनों के कारण आता है ना भाई, दोनों जब निश्चय करता है, दोनों में जो डीएनए का गुण रहता है वो बच्चों में आता है, तो माता और पिता दोनों के डीएनए से आएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर, नाभि के विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है। नाभि के विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है। तो 28 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा नाभि के विखंडन। भाई नाभि के विखंडन से मतलब जब कोई नाभिक टूटता है तो एक बहुत बड़ा एनर्जी फॉर्म होता है वहां पर। ठीक है, जिसको बोलते हैं नाभि के विखंडन। तो नाभि के विद्युत संयंत्र में भाई नाभि के विखंडन से ही ऊर्जा उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करते हैं। और हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा जो मिलता है उसको, उसका कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है। आपको पता है हरे पौधे जो सूर्य से रोशनी लेते हैं, तो जितना लेते हैं उसका कितना परसेंट भाग खाना बनाने में प्रयोग करते हैं। तो 29 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ओनली 1%। भाई देखो 1% से खाना बन जाता है, गजब है। नेक्स्ट देखो क्या है, निम्नलिखित में किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा। थर्माकोल के डिस्पोजल कप का, प्लास्टिक के डिस्पोजल कप का, मिट्टी के डिस्पोजल कप का, कि कागज के डिस्पोजल कप का सबसे अच्छा क्या उदाहरण होगा। ठीक है, तो देखो मिट्टी के डिस्पोजल कप तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि मिट्टी का कप मतलब पर्यावरण का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा। कौन सा इसमें से सही। तो दोस्तों इसका जो सबसे मुझे सही उत्तर लगा, देखिए इसमें भी पर्यावरण प्रदूषण होगा, इसमें भी पर्यावरण प्रदूषण होगा। कागज के काटोगे तो कागज सिर्फ पेड़ पौधे से ही बनता है, फिर उसमें भी प्रदूषण होगा। मुझे सबसे सही उत्तर लग रहा है मिट्टी के डिस्पोजल कभी लग रहा है, क्योंकि भाई मिट्टी के कप में चाय पियोगे तो बढ़िया है ना। तो पर्यावरण के लिए सबसे सही अगर कहो तो मिट्टी के डिस्पोजल का भी है, फिर मिट्टी में मिल जाएगा वो। तो ये था दोस्तों 30 ऑब्जेक्टिव, इसका सारा सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन आ जाए, चिंता क्यों करते हो। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक एक आंसर इस प्रकार से आप लोगों को लाएंगे सब्जेक्टिव, भाई पढ़ोगे और समझ में आ जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। तो फटाफट से, अभी तक दोस्तों को शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दीजिए और सभी दोस्तों को बता दीजिए कि मॉडल पर आ चुका है, सॉल्यूशन भी आ चुका है। मैं इसका अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, वहां से आप रेगुलर तैयारी कर सकते हो, बार बार देख के रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, चलो, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी कितना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द में आप लोग से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।